राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अब देखने वाले हैं हम जो हमारा इस क्लास में नया टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है हमारा पदार्थों के बारे में। देखो, सबसे पहला पदार्थ रहेगा हमारा चालक, एक रहता आपका अचालक और एक होता आपका अर्धचालक। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं उन किन किन के बारे में पढ़ोगे आप? चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ोगे। देखो, चालक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कंडक्टर बोला जाता है। क्या बोलोगे? कंडक्टर बोलोगे। उसी प्रकार में अचालक को क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर कहा जाता है। उसी प्रकार जो आपका तीसरा पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं आप? सेमीकंडक्टर। देखो, ये तीनों पदार्थ हम इनका वर्गीकरण, जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक के आधार पर। देखो, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे उनको हम तीन भागों में किसके आधार पर बांटेंगे? उनमें बहने वाली धारा के आधार पर बांटोगे। जैसे जिसमें आसानी से विद्युत धारा बहती है उसको क्या बोलते हैं हम? चालक बोलते हैं। और जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा? आपका अचालक कहलाता है। तीसरा अर्धचालक पदार्थ, जो सामान्य अवस्थाओं में तो विद्युत धारा का क्या नहीं करते हैं? प्रवाह नहीं करते हैं, किंतु यदि उनका थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ा दिया जाएगा, तो वो क्या करने लग जाएंगे? विद्युत का चालन करने लग जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो कि इनका पदार्थों का जो वर्गीकरण है, चालक, अचालक या अर्धचालक, हम किसके आधार पर देखते हैं? विद्युत धारा के बहने के आधार पर, कि जिस पदार्थ में से विद्युत धारा आसानी से बहती है उसको हम चालक, जिसमें नहीं बह रही उसको क्या बोल रहे हो आप? अचालक। और जिसमें सामान्य अवस्थाओं में बहती है, सामान्य अवस्थाओं में बहेगी नहीं, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसमें विद्युत धारा फ्लो होने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अर्धचालक। अब देखो, विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके अंदर क्या बहता है? क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। हमेशा क्या प्रवाहित होगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है? आपका आवेश प्रवाहित होता है। तो हम जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण किसके आधार पर करोगे? केवल आप इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर करते हैं। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसके अंदर से क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखो, जितने भी प्रकार के आप चालक पदार्थ हैं, हमने पढ़ा था चालक पदार्थ किन्हें कहेंगे? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। चालक पदार्थों के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके बाह्यतम कोश में? जो भी चालक पदार्थ होगा उसके बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 1, 2, 3 या 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। हमेशा देखना है कि जो चालक पदार्थ रहेंगे उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 5, 6 या 7। ये कितने भी प्रकार के आपके, उनमें काउंटिंग नहीं रहेगी फिक्स। आपकी 1 से लेकर 7 में 4 और 8 को छोड़कर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या 5 या 6 या 7। तो इतने प्रकार के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाएंगे चालक के अंदर। उसके बाद में देखो अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? मैंने बताया था कितने पाए जाते हैं? हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इनका कौन सा? अष्टक पूर्ण होता है। बताया था मैंने पिछली क्लास में, अष्टक क्या होता है? इनका पूर्ण होता है। अर्थात ये कोई से भी बाहर से इलेक्ट्रॉन ना तो लेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन देंगे। अर्थात इनका जब अष्टक पूर्ण है, जब ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो विद्युत का प्रवाह करेंगे क्या? नहीं। तो इनके अंदर से विद्युत प्रवाह नहीं होगा। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है?
अचालक कहा जाता है। तीसरा पदार्थ जो हम देखते हैं वो कहलाता है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक अर्थात इसका जो अष्टक है, बाह्यतम कोश है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ये क्या होता है आपका अर्धपूरित होता है। यानी कि इसका जो बाह्यतम कक्ष है वो क्या रहता है? अर्ध भरा रहता है, तो इसे हम अर्धपूरित कहते हैं। ये सामान्य अवस्था में स्थायी है, किंतु जैसे ही इसका तापमान बढ़ाएंगे, देखो सामान्य अवस्था में क्या होता है 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है? स्थायी होता है, और यहां पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो इस कारण ये सामान्य अवस्था में विद्युत का क्या नहीं कर पाता है? चालन नहीं कर पाता। उसी प्रकार जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाए 300 डिग्री केल्विन हो जाता है, तो ये क्या करता है? कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है, ऊष्मा पाकर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे आपको? मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। जब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए तो इसकी वजह से ये क्या करने लग जाएगा? आपकी विद्युत धारा को प्रवाहित करने लग जाता है। जब ये विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा तो इसकी वजह से इसमें विद्युत धारा फ्लो होने लग जाएगी, और ये विद्युत का क्या बन जाता है? चालक बन जाता है। तो आदि अवस्था में तो चालक की तरह काम करता है, और आदि अवस्था में ये कुचालक की तरह काम करता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। या कह सकते हैं अर्धचालक वे पदार्थ होंगे जिनमें क्या चालक तथा अचालक दोनों के क्या हो गुण विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। ये सामान्य अवस्था में अचालक की तरह काम करेगा, और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देता है? चालक पदार्थों की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं चालक। सबसे पहले इसमें उठाएंगे हम चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो देखो आगे चालक पदार्थों के बारे में देखते हैं। देखो किसी को समझ में नहीं आए तो बेझिझक बोल देना साथ की साथ आप। देखो चालक पदार्थ, अभी हमने देखा चालक पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा क्या हो आसानी से प्रवाहित हो सके। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। जिनमें विद्युत धारा क्या होगी आसानी से प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे चालक कहलाते हैं। अर्थात इनमें क्या पाए जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक पदार्थों के अंदर क्या होते हैं? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि विद्युत धारा को बहने किसके साथ बहेगी? जब इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तभी तो उनके अंदर से क्या प्रवाहित हो सकती है? आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये चालक पदार्थ कहलाते हैं। और इसके बाह्यतम कोश में जो चालक पदार्थ रहते हैं उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 2 3 या 5 6 7। हमेशा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि किसी भी जो चालक पदार्थ होगा उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 2 3 या 5 6 या 7। अब देखो इसके बाद हमने यहां पर देखा चालक पदार्थ होता क्या है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब अगर हम कोई चालक पदार्थ ले रहे हैं तो उसके कुछ गुणधर्म होने चाहिए कि हम सबसे बढ़िया चालक पदार्थ कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज रहेगी कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसी भी चालक पदार्थ का पहला गुणधर्म क्या बनता है कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और मैंने पहले वाली आपको क्लासों में बढ़ा रखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे तांबे के लिए देखोगे तो तांबे का क्या होगा? अलग होगा। चांदी के लिए देखोगे तो चांदी का क्या होगा? अलग होता है। क्योंकि तांबे का कितना होता है? 1.72 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। उसी प्रकार यदि चांदी की बात करते हो तो चांदी का कितना होता है? 1.59 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर।
तो हम कहते हैं कि प्रत्येक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो चालक पदार्थ होगा वो जो उसका विशिष्ट प्रतिरोध लें उसका मान जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है। तो पहली चीज गुणधर्म समझ में आया। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि विशिष्ट प्रतिरोध, कोई भी चालक तार लें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है। क्योंकि प्रतिरोध का काम ही क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। तो जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा वो उतना ही आसानी से विद्युत को बहने देगा। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है ये यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए। ये आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। कैसे, देखो सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि ये यांत्रिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर कोई तार है, चालक तार है, यदि मान लो उसको थोड़ा सा खींचा जाए तो खींचते ही टूट जाए, अगर खींचते ही टूट गया तो उसकी यांत्रिक क्षमता क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो जो भी चालक तार लें वो क्या होनी चाहिए, उसकी यांत्रिक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, ताकि उसको आसानी से कूटा जा सके, पीटा जा सके, पतला बनाया जा सके, मोटा लिया जा सके, उसको खींचा जा सके। अर्थात उसकी यांत्रिक क्षमता क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई अच्छी तरह, क्लियर है कि यांत्रिक क्यों होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई चालक तार है, हम दो पोलों के बीच में उसको थोड़ा सा कस के टाइट करेंगे तो चालक तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और हम एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत को प्रवाहित कर पाएंगे क्या, नहीं कर पा सकते। तो उसकी यांत्रिक क्षमता क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसी की, सस्ता एवं सरलता से मिल जाना चाहिए। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है आपके पास, देखो सस्ता एवं सरलता से मिल जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सस्ता मतलब क्या होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। उसको खरीदने में हमें ज्यादा कॉस्ट यानी कि पैसे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जितना ज्यादा सस्ता होगा उतना ज्यादा खरीद पाएंगे, खरीद सकते हैं। दूसरी चीज सरलता से उपलब्ध हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वातावरण में या एटमॉस्फेयर में उस चीज की क्या हो, कमी हो। उसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, जितना चाहिए उतना हमको मिलता रहना चाहिए। तो जो हमारा चालक तार है वो सस्ता होना चाहिए, साथ में सरलता से मिल जाना चाहिए। क्लियर है तीनों टॉपिक्स आपके, किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब देखो आगे, देखो इसका चौथा गुणधर्म देखो, इसका फोर्थ गुणधर्म है तन्यता तथा आघातवर्धक होना चाहिए। तन्यता तथा आघातवर्धक होना चाहिए। देखो तन्यता को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी तार को कितना बारीक बनाया जा सकता है। अगर हम धातुओं की बात करते हैं, सब ज्यादा चालकों की बात करोगे तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किस पदार्थ की पाई जाती है, सोने की पाई जाती है। सोने का बारीक से बारीक महीन तार बनाया जा सकता है। तो अगर तन्यता और आघातवर्धकता की बात करें तो सबसे ज्यादा किस पदार्थ की होती है, सोने की होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किस पदार्थ की तन्यता या आघातवर्धकता सबसे अधिक है। तो वो कौन होता है आपका, सोना होता है। सोने को जितना बारीक बना सकते हैं हम, अपनी सुविधा के अनुसार जितना बारीक बनाना चाहें उतना बना सकते हैं हम। तुम्हें पता है सोने का सबसे ज्यादा महीन जेवर बनते हैं या नहीं बनते हैं। जितनी बारीक चैन बनानी होती है उतनी बारीक चैन बना सकते हैं आसानी से। और दूसरी चीज वो आघातवर्धक भी होता है, यानी चोट सहन करने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इनकी ज्यादा होती है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में पांचवी प्रॉपर्टी, देखो चालकों की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो आप। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि वातावरण के प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। वातावरण के प्रभावों से
से मुक्त होना चाहिए। अब देखो कि वातावरण के प्रभावों से मुक्त होने का मतलब क्या होना चाहिए। पहली चीज जंग रोधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जंग रोधी। जंग रोधी का मतलब एक आप लोहा लेते हो, लोहा होता है अपने पास, लोहे की रोड ले ली और एक हमने ले ली सोने की रोड। अब अगर उनको दोनों को वातावरण में रख दिया जाए, यदि उन पे पानी गिरता है, कुछ समय के लिए पानी गिरता है, फिर वो वातावरण के संपर्क में आते हैं, तो जंग सबसे पहले किस पे लगती है? किस पे लगेगी? लोहे पे, क्योंकि वहां पर जंग लग गई और जंग लगने के बाद क्या बन जाता है वहां पर, उसका क्या होगा? गलाव चालू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ दिनों बाद वो लोहे की छड़ क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो जो भी प्रकार का हम चालक पदार्थ लें जिसको हम विद्युत के रूप में यूज करेंगे, वो क्या होना चाहिए? हमारा जंग रोधी होना चाहिए। और यही कारण होता है कि लोहे के तार नहीं बनाए जाते। किसके बनाते हैं हम? एल्युमिनियम के बनाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर जंग कम लगती है। अर्थात ये क्या है कि जंग रोधी पदार्थ होता है। क्लियर है? दूसरी चीज आती है ऑक्सीकरण से फ्री होना चाहिए। से मुक्त होना चाहिए। अब देखो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब है जैसे ही उस पर जंग लगती है, जंग लगने का मुख्य कारण ही क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन अगर उस धातु से क्रिया कर रही है तो वो उसके धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाती है। और धातु ऑक्साइड तुरंत किस में तब्दील हो जाते हैं? जंग लगना शुरू हो जाते हैं और जंग रोधी नहीं रहते हैं। तो इस कारण वो हमेशा किससे मुक्त होना चाहिए? ऑक्सीकरण से भी क्या होना चाहिए? वो मुक्त होना चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है? अब तक सारी जितनी भी हमने 5 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ी है पूरी क्लियर है। इसके बाद में देखो 6 नंबर की प्रॉपर्टी, वो आसानी से क्या हो जानी चाहिए? उन पे सोल्डरिंग भी हो जानी चाहिए। जो आपका छठा नंबर है, इसका चालकों का छठा गुणधर्म है चालक पर आसानी से सोल्डरिंग की जा सके। देखो हम चालक तार पर आसानी से सोल्डरिंग करने का कारण क्या होगा? सोल्डरिंग क्यों करते हैं हम सपोज करो ए पोल से बी पोल तक जाना है, तो यहां से इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तीसरा सी पॉइंट है। अब यहां तक हमें चालक लेके जाना है, तो पहले हमने जो चालक तार लिया वो कहां से लेकर कहां तक था? ए से लेकर बी तक था, ए से लेकर बी तक था। अब मुझे सप्लाई को कहां तक लेके जाना है? बी से सी तक लेके जाना है। तो मैं यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा चालक तार जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो मैं यहां से एक दूसरा चालक तार जोड़ूंगा, लेकिन इन दोनों तारों के बीच में क्या करना पड़ेगा? मुझे सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ताकि मैं उस चालक तार की क्या बढ़ा सकूं? लंबाई बढ़ा सकूं, या सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकूं। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? सोल्डरिंग। तो जो चालक तार ले रहे हैं उस पर आसानी से क्या हो जानी चाहिए? हमारी सोल्डरिंग हो जानी चाहिए। सोल्डरिंग क्या है ये हम सोल्डरिंग वाली यूनिट में पढ़ेंगे, किस तरीके से यूज करते हैं, इनका क्या उपयोग है वो वहां देखने वाले। हम यहाँ देख रहे हैं चालक। तो ये चालक के मुख्यतः 6-7 गुण धर्म थे। तो कोई भी चालक हम यदि विद्युत धारा के लिए लेते हैं, हम चालक हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है इनके अंदर हम अगर चालक तार लेते हैं तो उनके ये निम्नलिखित गुणधर्म होने चाहिए उसके अंदर। क्लियर है? अब देखो कुछ मुख्य चालकों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चालक कौन सा होता है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है आपका। सबसे पहला है चांदी। देखो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, चांदी से संबंधित आपके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला, सबसे पहले चांदी का प्रतीक क्या होता है? क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए ना, चांदी का प्रतीक क्या होता है? बोलो। एजी। बोलो तो, क्यों घबरा रहे हो आप? क्या है? एजी। उसके बाद में चांदी का परमाणु क्रमांक
चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47 होता है। ठीक है, कल बोला था मैंने, सभी को अच्छी तरह याद भी करना है इनको। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47 होता है। अब देखो इसके बाद में गलनांक कितना होता है इसका? 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और एग्जामों में सभी पूछे जाते हैं। इसके बाद में इसका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है इसका? 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। यदि इसको आप सेंटीमीटर में लेते हो तो क्या होगा? 10⁻8 की जगह कितना आ जाता है? ओनली 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये थे चांदी से संबंधित इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो चांदी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? देखो चांदी अपने आप में क्या है? महंगी होती है, तो इसको ज्यादा यूज तो किया नहीं जाता, कुछ जगह ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कहाँ पर? कॉन्ट्रैक्टर बनाने में, जो आपके संयोजक बिंदु होते हैं उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? आपके चांदी का उपयोग किया जाता है। साथ में सोलर पैनल्स होते हैं, जो सौर ऊर्जा के जो बड़े बड़े पैनल बनाए जाते हैं उनके जो संयोजक बिंदु बनाए जाते हैं उनके अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? सोलर आपके चांदी का उपयोग किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखना है प्रत्येक बच्चे को, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? सबसे अच्छा चालक आपकी क्या रहने वाली है? चांदी रहने वाली है। ठीक है, तो ये थे चांदी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो पहला आपका चालक पदार्थ क्या है? चांदी है। उसके बाद दूसरा क्या रहता है आपका? तांबा। तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu। परमाणु क्रमांक कितना होता है? दूसरा है आपका तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं। ठीक है, पहली चीज चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक होता है। कौन होता है? तांबा। यदि हम चांदी के बाद किसी चालक की बात करें, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन रहने वाला? आपका तांबा रहने वाला है। और तांबे का प्रतीक क्या होता है? तांबे का प्रतीक Cu। ठीक है, उसी प्रकार तांबे का परमाणु क्रमांक तांबे का परमाणु क्रमांक है आपका 29 है। अपनी रफ्स तो खोल के बंद कर लो, उनको कम से कम पता तो लगे ना भाई कुछ पढ़ के भी आए हो या नहीं आए हो। तो तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक कौन रहने वाला है? आपका तांबा। तांबे का प्रतीक क्या होता है आपका? Cu। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? 29। और तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम। और जो अभी टेक्निकल हेल्पर में आया था वो यही क्वेश्चन था, इसी पे पूछा गया था कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है आपके पास? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। क्लियर है? अब इसके बाद में तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम? हाँ, एक पॉइंट छूट गया, इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको कि इसका गलनांक
1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखो इसका उपयोग चालकता जस्ट अपोजिट होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। वो जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज देखेंगे वैसे वैसे आगे बताऊंगा। जैसे चालकता चालू होगी वहां पे बताया जाएगा आपको। यहाँ पर देखो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 1.72। चालकता और जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है एक दूसरे के क्या होते हैं 1/ρ। ये क्या है आपकी चालकता और ये क्या है इसका विशिष्ट प्रतिरोध। चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या संबंध होता है कि जो आपकी चालकता है उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है विलोमानुपाती होती है। तो 1/1.72 इंटू 10⁻⁻8 करोगे तो आपको क्या निकल के आएगी वहां पर इसकी चालकता निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इस तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं हम तांबे का उपयोग। आपकी जो घरेलू या औद्योगिक वायरिंग होती है, घरेलू या औद्योगिक वायरिंग के अंदर क्या करते हैं हम, जो वायरिंग करते हैं हम अपने घरों पर या जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं उनके अंदर जो वायरिंग की जाती है वो किसकी की जाती है तांबे की जाती है। जो हम अपनी लाइंस बिछाते हैं घरों में बिजली के लिए उसमें किसके तार होते हैं तांबे के तार होते हैं। और जो बाहर ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है उस लाइनों के अंदर क्या होता है आपका एल्यूमिनियम होता है। तो तांबे को मुख्यतः कहाँ यूज करेंगे हम घरेलू तथा जो आपकी इंडस्ट्रियल वायरिंग है उसके अंदर यूज करते हैं। दूसरी चीज वाइंडिंग, किसी भी मोटर या ट्रांसफॉर्मर है उन सभी प्रकार के उपकरणों की वाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है आपके तांबे का उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो वहां पर वाइंडिंग के अंदर भी हम किसका उपयोग करेंगे तांबे का उपयोग करते हैं। साथ में अर्थिंग प्लेट्स में देखो अर्थिंग प्लेट के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है तांबे के चालक तारों का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बस बार के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है तांबे का उपयोग किया जाता है। देखो सबसे ज्यादा बस बार किस पदार्थ की बनाई जाती है वैसे एल्युमिनियम की बनाई जाती है। हमेशा ध्यान रखना यदि आपके ऑप्शन में पूछा जाए कि बस बार बनी होती है और यदि उनके दोनों ही ऑप्शनों में आता है एल्युमिनियम और कॉपर तो आपको क्या करना है एल्युमिनियम करना है। क्योंकि जो अधिकतर बस बारें बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है एल्युमिनियम की बनाई जाती है। किंतु जहां पर हमें धारा वहन की जो घनत्व है ज़्यादा चाहिए होता है करंट डेंसिटी ज़्यादा चाहिए कि वहाँ पर किसकी यूज की जाती है हमारे पास कॉपर की यूज की जाएगी यानी तांबे की यूज करते हैं। तो सामान्य अवस्था में बस बार एल्युमिनियम की बनाई जाती है लेकिन यदि करंट डेंसिटी धारा घनत्व ज़्यादा चाहिए होता है तो हमें किसकी बनी होती है वहाँ पर कॉपर की बनाई जाती है यानी तांबे की बनाई जाती है। तो हम यहाँ पर हमें पता लगा कि जो बस बार है वो भी किसकी बनाई जाती है तांबे की बनाई जाती है। तो तांबे यानी कॉपर से संबंधित ये इसके इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो तीसरा चालक इसके बाद में तीसरा चालक कौन सा आता है आपका जो आपका तीसरा चालक है वो है एल्यूमिनियम। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हमेशा ध्यान रखना है इसका परमाणु क्रमांक 13। देखो इनके परमाणु क्रमांक पूछे गए हैं तभी बता रहे हैं हम। दूसरी चीज इसका प्रतीक Al होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये एल्युमिनियम का था। और एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ करते हो आप कहाँ करते हैं हम पारेषण। पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन।
जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उनके अंदर, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण प्रणाली के अंदर, जो आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। साथ में अभी अभी पिछले पॉइंट में देखा था कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ भी करते हैं हम? बस बार बनाने के अंदर भी किसका प्रयोग करते हैं हम? एल्युमिनियम का करते हैं। उसी प्रकार एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है? कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमेशा ध्यान रखने हैं। देखो सबके गलनांक, विशिष्ट प्रतिरोध, परमाणु क्रमांक और प्रतीक चिन्ह और उनका हल्का सा उपयोग कहाँ कहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है। तो तीसरा चालक हमने देखा एल्युमिनियम। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं तांबे और एल्युमिनियम में कुछ तुलनाएं। वहां से दोनों की तुलनाओं की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और आते हैं आपके पास। अब देखो वो क्या क्या है। सबके पास राइट डाउन है ना ये तो? देखो कॉपर, तांबा और एक होता आपका एल्युमिनियम। क्या हो रहा है? एल्युमिनियम। अब देखो यहां पर दोनों में कुछ तुलनाएं की जाती है। तो पहली तुलना देखो कि समान चालकता पर जो आपका तांबे का वजन एल्युमिनियम का 50.5% होता है। ध्यान रखना, इसको याद ही कर लेना है कि समान चालकता पर तांबे का वजन एल्युमिनियम का कितना होता है? 50.5% होता है। उसी प्रकार समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर तांबे की चालकता एल्युमिनियम की तुलना में कितनी होती है आपके पास? 60.6% होती है। तो इसकी चालकता कितनी होगी? 60.6% होती है। साथ में दूसरी चीज ध्यान रखना है कि जो कॉपर, उसका वजन कितना होता है? 50.5% होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और डीआरडीओ वगैरह में पूछे जा चुके हैं यही क्वेश्चन। साफ सीधा डिजिट पूछेगा आपको कि कितना वजन में भारी या हल्का होता है, तो आपका कितना होता है? 50.5%। उसी प्रकार इनकी चालकताओं के बीच में तुलना की जाती है तो कितना होता है? 60.6% होता है। दूसरा एक आता है इनका ताप गुणांक। ताप गुणांक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ताप गुणांक कहते किसे हैं? कि जब कोई पदार्थ होता है आपका, उस पदार्थ के तापमान में यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ता है, वही उसका क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाते हैं। यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हम टेम्परेचर को कितना बढ़ा रहे हो आप? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हो, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की वजह से उसके जो प्रतिरोध में जितने ओम की वृद्धि हो रही है वही उसका क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। तो जो आपका कॉपर है उसका ताप गुणांक कितना होता है? 0.00393 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी प्रकार यदि हम किसकी बात करें? एल्युमिनियम की बात करें तो इसका ताप गुणांक कितना होता है? 0.00403 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि 1 डिग्री तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका कितना ओम में वृद्धि होती है? 0.00393 ओम बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी प्रकार यदि एल्युमिनियम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो उसके प्रतिरोध में कितने की वृद्धि होगी? 0.00403
3 ओम की 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर बढ़ेगा। इसके बाद में आता है घनत्व की बात करें तो घनत्व तांबे का क्या होता है, ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखना है, दोनों में तुलना हो रही है तो एल्युमिनियम की तुलना में घनत्व किसका ज्यादा होता है, तांबे का, क्योंकि इसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एल्युमिनियम वजन में क्या होता है आपका, हल्का होता है, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, आपके तांबे का घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। उसी प्रकार यहां पर देखो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम होगा। तो दोनों में यदि तुलना की जाती है तो कॉपर यानी तांबा और एल्युमिनियम में घनत्व किसका कम होता है, एल्युमिनियम का आपका घनत्व कम होता है। उसी प्रकार चौथी चीज आती है इनकी तन्यता एवं आघात वर्धक। जो मय तार हैं वो किसके ज्यादा बनाए जा सकते हैं, आपके तांबे के बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम के बारीक से बारीक तार नहीं बना पाते हैं, तो इसकी तन्यता और आघात वर्त्यता क्या होती है, कम होती है, और इसकी क्या होती है आपके पास, अधिक होती है। तो इन दोनों की तुलना में ये पता लगता है कि वजन में कौन भारी है, आपका तांबा कितना है, 50.50%, किसकी तुलना में, एल्युमिनियम की तुलना में। उसी प्रकार समान लंबाई पर उनकी चालकता किसकी ज्यादा होगी, तांबे की चालकता ज्यादा होती है एल्युमिनियम से, कितनी, 60.6%। क्लियर है। उसी प्रकार यदि ताप गुणांक की बात करें तो किसका ताप गुणांक ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का, क्योंकि इसके अंदर 1 डिग्री पर कितना बढ़ रहा है, 403.00403 है, और इधर कितना है 0.00393। तो ताप गुणांक किसका ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखना। घनत्व की बात करें तो घनत्व किसका ज्यादा है, तांबे का। तन्यता और आघात वर्धकता की बात करें तो किसका ज्यादा है, वो तांबे का होता है। क्लियर है। यहां तक तीनों के तीनों जो चालक तार हमने देखे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तीनों का एक एक टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब आ जाओ, देखो चौथा चालक कौन सा है हमारा, फोर्थ चालक क्या होता है आपका, सोना। फोर्थ चालक है आपका सोना, और हम जिसको बोला जाता है, प्रतीक क्या होता है इसका, सोने का प्रतीक बत्ती गुल। चलो कोई बात नहीं, AU क्या बोला जाता है, AU। हमेशा ध्यान रखना इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, AU होता है, ओरम का भी। ठीक है। उसी प्रकार विद्युत में इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत उपयोग में नहीं लिया जाता। विद्युत उपयोग में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये क्या होता है, महंगा। अगर हम सोने के तार, चालक तार, ट्रांसमिशन लाइन बना दे तो दूसरे दिन ही अपनी लाइन नहीं रहने वाली है। वैसे ही चोरों की कमी थोड़े है अपने देश में। ठीक है। तो महंगा होने की वजह से ये विद्युत में उपयोग नहीं लिया जाता। इसका उपयोग कहाँ करते हो आप, आभूषण या जेवरों के अंदर, जो जेवरात बनाते हैं उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, सोने का उपयोग किया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, AU है। दूसरी चीज, विद्युत में इसका उपयोग नहीं किया जाता, महंगा होने की वजह से उपयोग कहाँ किया जाता है, आभूषणों में, जेवरों में। लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है इनका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल क्या है, तन्यता की वजह से है। किसकी वजह से, तन्यता की वजह से। क्योंकि जितने भी प्रकार के आपके चालक तार हैं उनमें सबसे अधिक तन्यता किस पदार्थ की होती है, सोने की होती है, ध्यान रखना। तो सोने को हमने पढ़ा, उसके पीछे कारण केवल कितना सा है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर, वो क्या है आपका, तन्यता, कि सोने की सबसे अधिक तन्यता होती है। इससे महीन से महीन चालक तार बनाए जा सकते हैं, किंतु इसके चालक तार विद्युत में उपयोग नहीं लेते, क्योंकि ये क्या होते हैं,
महंगे होते हैं, इस वजह से विद्युत में इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसके पश्चात हमारा पांचवा चालक तार। पांचवा चालक कौन है? पीतल, जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्रास। जो आपके ब्रासलेट वगैरह बनाते हो उसमें मिक्सचर किसका बनाया जाता है? पीतल का होता है। अब देखो ये एक मिश्र धातु है, ये क्या होती है आपकी? एक मिश्र धातु है। ये पर्टिकुलर एक धातु का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा धातुएं होती हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? मिश्र धातु। ये किस किस से मिलकर बनी होती है? तांबा प्लस जस्ता। अब जस्ते को ही क्या बोलते हो आप? जिंक। तो आपके एग्जाम में अगर जस्ते की जिंक की जगह जिंक आए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साथ में कॉपर का प्रतीक क्या होता है? Cu, और इसका प्रतीक क्या होगा? Zn। तो हमेशा इनका भी ध्यान रखना है। कभी कभार इनके मिश्रण में इनके अनुपात पूछ लिया जाता है कि आपका जो मिश्र धातु पीतल है उसके अंदर तांबा कितना होता है और जस्ता कितना होता है। ठीक है, तो तांबे की मात्रा कितनी रहती है? 60% क्या रहता है उसके अंदर? तांबा रहता है। और जस्ता कितना होता है? 40%। कितना आसान होता है कॉपी में से देखकर बताना, ठीक है ना? 40 और 60 का रेशो को तांबा कितना हुआ आपका? 60, और यहाँ पर जस्ता कितना हुआ? 40%। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पीतल है वो दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है। किन किन का? तांबे का और जस्ते का। तांबा कितना रहता है? 60%, और जस्ता कितना रहता है? 40%। इसका उपयोग कहाँ करते हो आप? जो आपके होल्डर हुए, सॉकेट हुए, या आपके स्विच हुए, इनके टर्मिनल्स बनाने के लिए, जो इनके टर्मिनल बने होते हैं सॉकेट या होल्डर या स्विच के अंदर जो टर्मिनल बनते हैं वो किसके बने होते हैं? पीतल के बनाए जाते हैं। पीतल से संबंधित ये ध्यान रखना है कि आपको ये मिक्सचर किस किस का है? तांबे का और जस्ते का। दूसरी चीज, इनका रेशो कितना है? 60 और 40। उसी प्रकार इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? होल्डर, सॉकेट या स्विच के टर्मिनल आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? इसके पश्चात देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? इसके बाद हमारा चालक तार है नाइक्रोम। ये हमारी अब क्या चालू हो गई है? मिश्र धातुएं हैं सारी की सारी, इनमें एक से ज्यादा धातुओं का मिश्रण किया जाता है। नाइक्रोम किस किस का मिश्रण है? ये हमेशा किस किस का होता है? निकिल प्लस क्रोमियम। क्रोमियम का प्रतीक Cr और निकिल का Ni। ठीक है, इन दोनों का रेशो क्या रहता है? 80/20। ये सारे याद करने हैं, कॉपी पेन से देख के ही बताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, निकिल कितना है? 80%, और क्रोमियम कितना है आपका? 20%। दोनों का रेशो ध्यान रखना है। नाइक्रोम में निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनता है, और कितना कितना रेशो है? 80 और 20% का आपका रेशो रहता है। क्लियर है यहां तक? नाइक्रोम का उपयोग कहां करते हो? कहां किया जाता है इसका? ऊष्मक तंतु यानी हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम में लिया जाता है। जहां पर हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मक तंतु के रूप में, जैसे हीटर और गीजर आदि के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का करते हैं। और देखो कभी कभार इसका एक पूछ लिया जाता है गलनांक। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम से संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है? नाइक्रोम किस किस का मिश्रण है आपका? निकिल प्लस क्रोमियम का। निकिल और क्रोमियम का रेशो कितना है इसमें? 80/20% का इसमें रेशो रहता है। साथ में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊष्मक तंतु के रूप में किया जाता है, जैसे हीटर हुआ या गीजर हुआ। साथ में इसका गलनांक कितना होता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका क्या रहता है? आपका गलनांक रहता है। इसके पश्चात
कौन सा चालक तार आता है? टंगस्टन। और टंगस्टन का यूज कहाँ किया जाता है सबसे ज्यादा? बल्ब के फिलामेंट बनाने में। टंगस्टन उपयोग कहाँ करोगे इसका? बल्ब के फिलामेंट बनाने में। क्या करते हैं हम? बल्ब के फिलामेंट वगैरह बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। जो बल्ब के अंदर छोटी सी गजाई होती है, सब देखते हैं, बारीक सी गजाई लगी रहती है, जो स्प्रिंग लगी रहती है, वही क्या कहलाता है? उसका फिलामेंट। और वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, उसके पश्चात टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3420 के आसपास इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, लेकिन कुछ एग्जामों में इसकी रेंज हो जाती है 3400 से लेकर 3500 के बीच में। आप जो ऑप्शन में दिया होता है वही इसकी वैल्यू लेते हैं। एडजस्टेबल वैल्यू तो कितनी है इसकी? लगभग 3420 है, डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो कितनी हो जाती है आपकी? 3400 से लेकर 3500 डिग्री के आसपास हो जाती है, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में फिक्स वैल्यू नहीं आ पाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका गलनांक कितना होता है? 3420 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका गलनांक होता है। इसके पश्चात क्या है आपका? नेक्स्ट चालक तार क्या है? मैग्नीज। और मैग्नीज क्या है? एक मिश्र धातु है। इसमें किस किस का मिश्रण होता है? तांबा, निकिल, मैग्नीज। रेशो कितना कितना होता है? देखो मैग्नीज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? लगभग 0 के आसपास होता है, और इसे जेटीसी के नाम से भी जानते हैं आप। तो देखो मैग्नीज ये एक मिश्र धातु है, किस किस की? तांबा प्लस निकिल। इसको निकिल ना लेकर आप मैग्नीज लो बीच में, याद करने में सीधा रहेगा। मैग्नीज प्लस निकिल। देखो कैसे, तांबा क्या हो गया? Cu। मैग्नीज क्या हो गया? Mn। और जो आपका निकिल है वो क्या हो गया? Ni। ठीक है, इसमें जो कॉपर होता है वो कितना होता है? 84%। हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीज कितना होता है आपका? 12%। 84 और 12 कितना होगा? 96, 96 हो गया। बचा कितना है? 4%। तो वो क्या रहने वाला है आपका? निकिल रहने वाला है। तो ये मिश्रण है आपका तांबे, मैग्नीज और निकिल का। और तीनों के अंदर तीनों का रेशो कितना रहता है? 84% इसमें तांबा, 12% मैग्नीज, और निकिल कितना रहता है? 4%। अब देखो मैग्नीज का उपयोग कहाँ करते हैं हम? उपयोग कहाँ करते हैं इसका? आपके जो प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोधक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिरोधक बनाने में हम किसका उपयोग करेंगे? मैग्नीज का उपयोग करते हैं। जैसे आपका वायर वाउंड प्रतिरोध हुआ, जैसे लैब्स वगैरह में लगा रहता है ना, रियोस्टेट जिसको बोलते हो आप। एक पोर्सलिन की वो रहती है, बॉडी रहती है, उसके ऊपर तार लपेट कर तैयार किए जाते हैं, उसके 3 टर्मिनल निकाले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वायर वाउंड प्रतिरोध कहलाता है। जो कि हम प्रतिरोध पढ़े थे, तब मैंने प्रतिरोधों के प्रकार में बताया था आपको। बताए थे या नहीं बताए थे? घर वालों को पता है? थोड़ा सा पढ़ा करो। ठीक है, तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है आपका? प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है, यानी वायर वाउंड प्रतिरोध आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। अब देखो मैग्नीज को जेटीसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेटीसी। देखो हम 3 प्रकार के पदार्थ देखते हैं, एक तो होता है पीटीसी, एक होता है एनटीसी और एक होता है जेटीसी। तो पीटीसी किसे बोलते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर
कोफिशिएंट को बोलते हैं। और एनटीसी किसको बोला जाता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जेटीसी का मतलब होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि शून्य ताप गुणांक, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसके तापमान में कितनी भी वृद्धि कर दो उसके प्रतिरोध में लगभग शून्य की वृद्धि होती है, तो वो कहलाता हमारा जेटीसी। वैसे आदर्श अवस्था में कोई भी पदार्थ क्या नहीं है? जेटीसी नहीं है, लेकिन किसको माना जाता है? मैग्नीज को माना जाता है, क्योंकि जो इसका ताप गुणांक है ताप गुणांक है उसका मान कितना है? लगभग आपका 0.000025 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो उसके तापमान में लगभग इतने, उसके प्रतिरोध में लगभग 0.000025 की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका जो ताप गुणांक माना जाता है वो कितना माना जाता है? शून्य ताप गुणांक माना जाता है। और काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके क्वेश्चन बनते हैं आपका कि कौन सा पदार्थ जेटीसी है, तो कौन सा है? मैग्नीज। दूसरी चीज, ऐसा पदार्थ जिसका ताप गुणांक शून्य है उसे क्या बोलते हैं? शून्य ताप गुणांक या जेटीसी कहा जाता है। तीसरा बनता है कि मैग्नीज का ताप गुणांक का मान कितना है, तो हमेशा ध्यान रखना पॉइंट लगाओ और कितनी जीरो आएगी? 5 जीरो लगा दो, और बाद में क्या आने वाला है? 25 आने वाला है। तो ये कहलाता है इसका ताप गुणांक। इसके बाद नया चालक कौन सा और बोलो? यूरेका। यूरेका का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे यूरेका आया तुरंत हमें छत का फैन दिखाई दे देना चाहिए, क्योंकि जो उसका रेगुलेटर होता है उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? यूरेका का ही उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट चालक है आपका यूरेका। और ये भी क्या है? एक मिश्र धातु है, लेकिन ये मिश्रण किस किस का है? तांबा प्लस निकिल का। तो इसका जो मिश्रण होता है वो कितना कितना होता है? तांबा कितना होता है? 55% और 45%। लेकिन इसका एक दूसरा मिश्रण भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आपको पहले ये मिश्रण दिया हुआ है, अनुपात 55-45 दिया है, तो पहले टिक किसको करोगे? ये। और यदि ये नहीं रहता है तो इसमें एक दूसरा और होता है, 60-40 का रेशो भी कभी कभार होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है यूरेका किसका मिश्रण है? तांबा प्लस निकिल का। इनमें जो परसेंटेज है दोनों की कितनी कितनी आएगी? इसकी 55 और इसकी 45% आने वाली है, या 60/40 रहने वाली है। तो दोनों का ये ध्यान रखना है। उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग वही प्रतिरोधक बनाने में, लेकिन मुख्यतः किसमें किया जाता है? जो आपके पंखे का, फैन का रेगुलेटर होता है, पंखे के रेगुलेटर के रूप में। जो हमारा छत का फैन होता है उसमें जो रेगुलेटर लगा होता है स्विच के साथ, तो उस रेगुलेटर के अंदर कौन सा प्रतिरोध होता है? यूरेका होता है। हमेशा ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंखे के रेगुलेटर में किस पदार्थ का प्रतिरोध यूज किया जाता है, तो हमारा कौन सा पदार्थ है? यूरेका रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके पश्चात आता है हमारा लेड, सीसा। नया चालक तार क्या है? सीसा, जिसको लेड को बोला जाता है पीबी। क्या होता है आपका? पीबी। अब यहां पर देखो लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो आपकी केबल्स बनाई जाती है, देखो इन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो हमने पीछे जितने भी चालक पढ़ चुके हैं उन्हीं पर ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी फिर भी देखो जो केबल्स बनाई जाती है उनको नमी से बचाने के लिए, जो आपकी केबल्स बनाई जाती है उनको नमी से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी पदार्थ के मिश्रण में हम किसकी मात्रा बढ़ा दें? शीशे की मात्रा बढ़ाते हैं तो वो पदार्थ क्या हो जाता है? कठोरता बढ़ जाएगी, अर्थात उसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा आ जाती है। उसी प्रकार यदि शीशे की मात्रा क्या कर दें हम? कम कर दें,
तो उसकी कठोरनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो आज की क्लास में आपने क्या देखा, किन किन के बारे में पढ़ा, पहले चालक, अचालक व अर्धचालक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने थोड़ा सा किसको देखा है, चालक के गुणधर्म देखे हैं। उसके पश्चात हमने चालकों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला चालक कौन सा था हमारा, चांदी। उसके बाद तांबा। तांबा क्यों प्रसिद्ध है, हाँ तांबा क्यों प्रसिद्ध है ये तो पता होना चाहिए ना। चांदी के बाद अच्छा चालक होने की वजह से, साथ में इसके अंदर फ्लक्स सबसे ज्यादा बनता है। और तीसरा कारण, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बस बार वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग अच्छा किया जाता है। इसके पश्चात एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सोना, सोने के बाद हमने किसको देखा, हाँ पीतल को। पीतल के बाद में नाइक्रोम, नाइक्रोम के बाद में टंगस्टन, टंगस्टन के बाद में मैग्नीज, मैग्नीज के बाद में यूरेका, और यूरेका के बाद में सीसा। अब देखो इसमें कुछ और बचे हुए हैं, टिन हुआ, निकिल हुआ, लोहा हुआ, उनको हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। एक देखो आपके कभी कभार चालकता का क्रम पूछा जाता है, तो हमेशा चालकता का क्रम इनमें ध्यान रखना। सबसे अच्छा चालक कौन होती है, चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये क्रम हमेशा याद रखना है, ठीक है। आशा करता हूं सबको समझ में आएगी। पूरी चीज जितना आज पढ़ाया गया वो सबको समझ में आ गया, क्लियर है।